प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में बहुलक पार्ट 2 के अंतर्गत बहुलक ज्ञात करने के तरीकों के साथ में कुछ उदाहरण लेकर बहुलक ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में आप लोगों ने बहुलक क्या है, इसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं और जब समूहन किया जाता है तो कब कब किया जाता है और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बहुलक ज्ञात करने के तरीके कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। मैं संक्षिप्त में दोहरा देता हूँ। बहुलक को बहुलांक और भूयिष्ठिक भी कहते हैं, जिसका संकेताक्षर Z है। यह जो मोड अंग्रेजी में कहते हैं इसे, ये मोड शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के ला मोड से बना है, जिसका अर्थ होता है फैशन या रिवाज, यानी कि ऐसी रिवाज, ऐसी गतिविधि, ऐसी चीज़ जो अधिकतर लोगों द्वारा पसंद की जाती है या फिर अधिकांश उसका फॉलो करते हैं। यानी समंग श्रेणी में भी ऐसा पद या ऐसा मूल्य जो सबसे अधिक बार आया हो, जिसके आसपास या फिर जिसके आसपास अधिकतर पद पाए जाते हों। और इसकी दो विधियां हैं, निरीक्षण विधि और समूहन विधि। निरीक्षण विधि तब अपनाई जाती है जब समंग श्रेणी नियमित रूप से वितरित हो, और समूहन विधि तब अपनाई जाती है जबकि समंग श्रेणी नियमित रूप से वितरित नहीं हो। नियमित रूप से वितरित होने का मतलब है कि सबसे बड़ी आवृत्ति एक से अधिक बार आ जाए, सबसे बड़ी आवृत्ति बीच में न आकर आरंभ या अंत में आ जाए, या फिर सबसे बड़ी आवृत्ति बीच में तो आए लेकिन उससे पहले की आवृत्तियों और बाद की आवृत्तियों में बहुत अधिक अंतर हो। तो ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक ज्ञात करना सही नहीं माना जाता है। इसके लिए समूहन किया जाता है, और समूहन के लिए जो खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी है उसके लिए सबसे पहले वर्ग लिख दिए जाते हैं। उसके बाद में 6 खाने बनाए जाते हैं, और पहले खाने में जो आवृत्तियाँ दी हुई है उसे लिख देते हैं। दूसरे खाने में दो दो आवृत्तियों को जोड़ करके लिखते हैं। तीसरे खाने में पहली आवृत्ति को छोड़कर दो दो की जोड़ लिख दी जाती है, और चौथे खाने में तीन तीन आवृत्तियों की जोड़ करके लिख दी जाती है। पाँचवें खाने में पहली आवृत्ति को छोड़कर तीन तीन आवृत्तियों की जोड़ लिख दी जाती है, और छठे खाने में पहली दो आवृत्तियों को छोड़कर तीन तीन आवृत्तियों की जोड़ करके लिख दी जाती है। उसके बाद एक कॉलम खींचा जाता है जिसमें आवृत्तियों की संख्या निर्धारित की जाती है, जो टेलीबार की सहायता से की जा सकती है। प्रत्येक कॉलम में सबसे बड़ी आवृत्ति को गोला करते हुए जो टेलीबार है उसके सामने टेलीबार खींच लिए जाते हैं, और जो दो का जोड़ है तीसरे कॉलम में, तो उस सबसे बड़ी आवृत्ति जो दो का जोड़ है वो कौन कौन से दो है उनके आगे एक एक टेलीबार खींच ली जाएगी, और हर एक कॉलम में बड़ी आवृत्ति के अंदर शामिल आवृत्तियों के आगे एक एक टेलीबार खींच लिया जाएगा, और अंत में उन टेलीबार की गणना करके लिख लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। शॉर्ट में और बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत निरीक्षण विधि द्वारा ये देख लिया जाता है कि सबसे अधिक आने वाला पद ही हमारा बहुलक होता है। और खंडित श्रेणी के अंतर्गत यदि हम देखते हैं कि एक्स के साथ एफ दी होती है, अर्थात मूल पदों के साथ में आवृत्तियाँ दी होती है, जो आवृत्ति बीच में आई होती है और नियमित रूप से वितरित है, तो ऐसी स्थिति में हम निरीक्षण द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, या फिर खुली आंखों से देख लेते हैं कि सबसे बड़ी आवृत्ति बीच में है तो उसका मूल पद, और नियमित रूप से वितरित है तो उसका मूल पद ही हमारा बहुलक होगा। और यदि नियमित रूप से वितरित नहीं है तो समूहन ज्ञात किया जाएगा। समूहन के अंतर्गत अंत कॉलम जो होगा वो आवृत्तियों की संख्या, उस आवृत्तियों की संख्या में सबसे बड़ी आवृत्ति जो होगी उसका मूल पद ही हमारा बहुलक होगा। और सतत श्रेणी में पहले निरीक्षण विधि या समूहन विधि के द्वारा बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद में आरोही और अवरोही क्रम में जो दिए हुए सूत्र हैं, इन सूत्रों की सहायता से हल कर लिया जाएगा। और ये सूत्र जो है वो है आरोही क्रम में है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, और अवरोही क्रम में है L2 माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। और उसके बाद हल करने के बाद जो भी संख्या आती है वो हमारा बहुलक होता है। अब हम लेते हैं कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 11 विद्यार्थियों के भार से बहुलक ज्ञात करो। और भार किलोग्राम में दिया हुआ है,
39, 40, 38, 50, 45, 50, 60, 58, 45, 50 और 62 और विद्यार्थियों की संख्या 11 है। तो इन 11 विद्यार्थियों में हमने देख लिया कि सबसे जो संख्या है वो अधिक बार आई हुई है 50 एक बार, 50 दो बार और 50 तीन बार। इसका मतलब है 50 सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो खुली आंखों से या निरीक्षण विधि द्वारा हमने देख लिया कि सबसे अधिक आने वाला संख्या मूल पद जो है 50 है, तो जेड हमारा 50 होगा, 50 होगा। ये बहुत सीधा तरीका है, सरल तरीका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम इस तरह से जमा कर भी लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लिख दीजिए भार के आंकड़े और उनको हमने जमा लिया तरीके से। 38 सबसे छोटी संख्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने आगे से आगे जमा दिया। 38, 39, 40, 45, 50, 58, 60 और 62 इस तरह से हमने लिख दिया और उनकी आवृत्तियाँ लिख दी। एफ यानी कि 38 कितनी बार आया हुआ है? 38 एक बार आया हुआ है। फिर 39 कितनी बार आया है? एक बार आया हुआ है। 40 एक बार आया हुआ है। 45 दो बार आया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। उसके बाद में 50 तीन बार आया, ये और ये। फिर है 60 एक बार आया है। फिर 58 भी एक बार है, 60 भी एक बार है और 62 भी एक बार है। इस तरह से हमने इनको जमा लिया और जमाने के बाद में सबसे बड़ी जो आवृत्ति है वो 3 है और करीब करीब बीच में है। तो हमने ये निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कर लिया कि z इज इक्वल टू 50, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे बड़ी है और वितरण भी ठीक है, ज़्यादा अनियमित नहीं है, तो इसमें समूहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए इस प्रश्न को हमने ऐसे घुमा के लिखा है। आवर्ती वितरण में आपने देखा था कि व्यक्तिगत श्रेणी को हम खंडित श्रेणी में बदल सकते हैं। मान लेते हैं यही प्रश्न यदि खंडित श्रेणी का आता तो किस तरह से करते निरीक्षण विधि द्वारा, वो भी इसके साथ ही हम इसमें हल कर चुके हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि प्रश्न ही यही आया हुआ है कि निम्नांकित समंग श्रेणी से बहुलक ज्ञात कीजिए और समंग श्रेणी में जो दिया हुआ पहला भार है उसकी आवृत्तियाँ उसके साथ दी हुई है। तो आप क्या करेंगे? निरीक्षण विधि द्वारा इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। और प्रश्न है ये प्रश्न जो है वो के नागर की बुक में से लिया गया है। किसी कॉलेज के 230 छात्रों के कॉलर माप निम्न विवरण में प्रस्तुत है। कॉलर का बहुलक माप निर्धारित कीजिए। यानी कि अक्सर स्कूल्स में देखा जाता है और ख़ास करके प्राइवेट स्कूल्स में देखा जाता है कि बच्चों की ड्रेसेस सिलने के लिए पर्टिकुलर ड्रेस होती है, बच्चों की ड्रेस सिलने के लिए वहीं पे टेलर को बुला दिया जाता है और फिर वो कॉलर के माप ले लेता है और जो बहुलक माप होता है वो सबके लिए उसी कॉलर के माप की शर्ट सील देता है। और इस प्रश्न में जो है वो है कॉलर का माप इस तरह से है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41 ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है कॉलर का माप। और छात्रों की संख्या जो है 32 कॉलर के माप वाले 7, 33 और इस तरह से आपके सामने जो दिख रहे हैं वो इस तरह से प्रश्न है पूछा गया। तो अब हम क्या देखेंगे इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36, 16, 36 जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो अंत में करीब करीब अंत में आई हुई है, सेकंड लास्ट है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? यदि यही कहीं यहाँ बीच में आती तो हम और इधर वितरण भी करीब करीब बराबर होता तो हम इसको नियमित मानते हुए निरीक्षण विधि अपना लेते, लेकिन ऐसा इस प्रश्न के साथ नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए समूहन करेंगे, समूहन विधि अपनाएंगे और समूहन विधि द्वारा हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो समूहन विधि में सबसे पहले कॉलम में हम क्या करेंगे? जो x दिया हुआ है कॉलर के माप सेंटीमीटर दिया हुआ उसको हम x मान लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे खड़े में। उसके बाद में 6 कॉलम बनाएंगे जैसा कि यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। और 6 कॉलम में सबसे पहले कॉलम में हम क्या करेंगे? जो दी हुई आवृत्तियाँ हैं जो आपके यहाँ पे दी हुई है 7, 14 और ये इस तरह की दी हुई आवृत्तियों को आप लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने 7, 14 से लेके और 36, 16 तक। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम समूहन का अगला प्रोसेस करेंगे जिसमें पहला कॉलम तो ये हो गया फ्रिक्वेंसीज लिखना। दूसरे कॉलम में 2 2 की जोड़ यानी कि 7 और 14 को जोड़ के उनके बीच में लिख देना 21। उसके बाद में 30 और 28 को जोड़ के इसके बीच में लिख दिया। उसके बाद में 35 और 34 को जोड़कर इसके सामने लिख दिया।
जो 69 है। उसके बाद में 16 और 14 को जोड़कर हमने इसके सामने लिख दिया। उसके बाद 36 और 16 को जोड़कर इनके बीच में लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे। जो नेक्स्ट कॉलम क्या कह रहा है, नेक्स्ट कॉलम में पहली आवृत्ति को छोड़कर, ये पहली आवृत्ति, इसको छोड़कर दो दो को जोड़, यानी कि 14 और 30 को जोड़कर इसके बीच में लिख दिया यहाँ पे। फिर 28 और 35 को जोड़कर इसके बीच में लिख दिया यहाँ पे। और फिर 34 और 16 को जोड़कर इसके सामने लिख दिया बीच में इस तृतीय कॉलम में। इसी तरह से 14 और 16 को 36 को जोड़कर हम इसके सामने लिख देंगे। एक जो आवृत्ति है वो अब एक रह गई है, तो एक को हम नहीं लिखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ कोई औचित्य नहीं है। कम से कम जितनी आवृत्तियाँ जोड़ रहे हैं उतनी होनी चाहिए। 3 जोड़ रहे हैं तो 3 होनी चाहिए, 2 जोड़ रहे हैं तो 2 होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में है चौथा कॉलम है, वो है 3 की जोड़, यानी पहला फ्रीक्वेंसी, फिर 2 की जोड़, फिर एक को छोड़ के 2 की जोड़, फिर बाद में 3 की जोड़ है। यानी कि 3 की जोड़, यानी कि 7, 14 और 30 को जोड़कर उसके आगे लिख देंगे बीच में, तीनों के बीच में 14 के सामने हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है वो है 7, 14, 30 हो गई, 28, 35 और 34, 28, 35 और 34 जोड़कर 35 के सामने के कॉलम में लिख देंगे, सामने की रो में लिख देंगे इस चौथे कॉलम में। ठीक इसी तरह से 16, 14 और 36 रह गए। उसके बाद एक ही बचता, उसको नहीं लिखेंगे, हम नहीं जोड़ेंगे। और इसके सामने यहाँ पे 66 लिख दी। इसी तरह से 5वें कॉलम में आएंगे। और 5वें कॉलम में हम क्या करेंगे कि पहली आवृत्ति को छोड़कर, यानी इस 7 को छोड़कर 3 जोड़ करेंगे। 14, 30 और 28 को जोड़कर इस 30 के सामने लिख देंगे। इसी तरह से 35, 34 और 16 को जोड़कर उसके बीच वाले में लिख देंगे। और फिर 14, 36 और 16 उनको जोड़कर हम इसके बीच में लिख देंगे। ये हो गया 5वां कॉलम, जो कि पहली आवृत्ति को छोड़कर 3 आवृत्तियों की जोड़ को दर्शा रहा है। फिर है छठा कॉलम, जिसमें हम क्या करेंगे, पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर 3 का जोड़ करेंगे। तो अर्थात ये 7 और 14 को छोड़ देंगे। उसके बाद में 30, 28 और 35, 30, 28 और 35 इनको जोड़कर हम इस बीच वाले के आगे लिख देंगे। इसी तरह से 34, 16 और 14 को जोड़कर 16 जो बीच वाला है उसके सामने लिख देंगे। उसके बाद में 3 बचता ही नहीं है, इसलिए 3 से कम है तो हम उनको नहीं लिखेंगे, आगे नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा कॉलम बनाने का काम, जोड़ने का काम। अब हमारा होगा अधिकतम आवृत्ति की गणना करने का तरीका। अधिकतम आवृत्ति की गणना कैसे करेंगे, अधिकतम आवृत्ति सबसे पहले कॉलम में देखेंगे 36 है, और 36 है तो 36 के आगे, उसके ठीक आगे यहाँ टेली बार लिख दें, और इस टेली बार में 1 खींच दी। ये 36 है, इसके आगे 1 खींच दिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, वो है दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम में 69 सबसे बड़ी आवृत्ति है, गोला कर दिया मैंने। और 69 जो है वो किसकी जोड़ है, 35 और 14। तो 35 के आगे भी 1 लाइन और 34 के आगे भी 1 लाइन, ऐसे टेली बार ये यहाँ पे खींचनी है, खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे और तीसरे कॉलम में 63 जो है वो सबसे बड़ी आवृत्ति है। 63 किसका जोड़ है, 63 है इन 2 का जोड़, 28 और 35 का जोड़ है। 28 और 35 का जोड़ है 63। तो इन 28 और 35 के सामने, 28 और 35 के सामने एक एक टेली बार खींच लेंगे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलेंगे। 4th कॉलम में 97 बड़ा है, और 97 जो जोड़ है वो है 28, 35 और 34 का। 28, 35 और 34 इन तीनों के आगे टेली बार खींच लेंगे एक एक। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, और अगले कॉलम में सबसे बड़ा 85 है, और 85 जो जोड़ है वो है 85 जोड़ है, पहली आवृत्ति को छोड़ के 3 का जोड़ ये हो गया। उसके बाद 35, 34 और 16 का जोड़ है। 35, 34 और 16 का जोड़ है। तो इन 35, 34 और 16 के सामने एक एक टेली बार खींच लेंगे, इस लाइन में एक एक टेली बार खींच लेंगे। और उसके बाद अंतिम जो है वो हमारा 93 है, और 93 है 30, 28 और 35 का जोड़, इसलिए 30 के आगे 1,
35 के आगे एक और 28 के आगे एक और 35 के आगे एक टेली बार खींच लेंगे। और फिर बाद में जब टेली बार खींचेंगे, टेली बार खींचने के बाद में हमारे पास में ये आया है, ये एक तो है 30, 28 से 2 बार शामिल हुआ है, 35 से 5 बार शामिल हुआ, 34 3 बार शामिल हुआ है, और 16 जो है वो एक बार शामिल हुआ है, और 36 एक बार शामिल हुआ है। अब इनके सामने हम जितनी बार हुआ शामिल उतने बार लिख देंगे। ये एक टेली बार तो एक लिख दिया, 2 3 टेली बार है तो 3 लिख दिए, ये 5 है तो 5 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, एक है तो एक लिख दिया, और एक है तो वापस एक लिख दिया। अब इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति कौन है? 5 है। और सबसे बड़ी आवृत्ति 5 है, किसकी है ये 35 की, 35 की है। 35 की है। और यहाँ पे हम जो इस प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि ये जो 5 सबसे बड़ी आवृत्ति है उसका मूल पद जो है वो 36 है, अर्थात कॉलर का माप जो होगा वो 36 होगा। यानी ये 5 और 5 को सीधे आइए, ये 35 उसकी आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, लेकिन मूल पद जो है वो है 36, इसलिए बहुलक हमारा 36 होगा। 36 सेंटीमीटर के सारे शर्ट सील दिए जाएंगे। आज इस व्याख्यान में इतना। अगले व्याख्यान में हम सतत श्रेणी में किस तरह से बहुलक ज्ञात